हाय एवरीवन, वेलकम टू समझ लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी थी रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। कट ऑफ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टूडेंट्स को, अभी बहुत ही सारी क्वेरीज क्योंकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। और आउट ऑफ द ब्लू मैं वीडियो बना रहा हूँ रैंडमली, बिकॉज स्टूडियो से वीडियो नहीं बन रही है और डिस्कस करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे इसी टाइम पे वीडियो डालनी मुझे ज़रूरी महसूस हो रही है। देखो, प्रॉब्लम ये लग रही है दैट द कट ऑफ इज़ डेफिनेटली नॉट बिलो 90। इट अपीयर्स दैट द कट ऑफ इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 90 टू 93 और 94 मार्क्स, बट फिर भी काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड आइडियाज़ आ रहे हैं, काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड लोगों की बातें आ रही हैं कि 95 96 स्कोर करने वाले भी फेल हुए हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 91 92 आ रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी में थे, वो भी फेल हुए हैं। और ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जो कि 89 90 बोल रहे थे, 91 बोल रहे थे, वो पास हुए हैं। वन ऑफ आर एम्प्लॉयज़ जिसने मुझे कहा था कि आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक इस बार कि प्रीलिम्स क्लियर होगा, आई एम स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 90 92, मैंने कहा था कि यार हो जाएगा, टेंशन मत लो। नवनीत, उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। तो समवन हु स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 90 92 उसका क्लियर हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 95 है, उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि या तो आंसर कीज़ की डिस्क्रिपेंसी कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि कुछ रैंडम की से कैलकुलेट कर लिया हो, या जो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि सी सैट ने काफ़ी लोगों को डुबोया है इस बार। देखो, सी सैट की कहानी अगर आप जानते ही होगे, हिस्ट्री की पुराने टाइम से सी सैट का बहुत ज़ोर रहता था प्रीलिम्स के रिजल्ट में। और ज़्यादातर लोग सी सैट के बेसिस पे, इंजीनियर्स स्पेशली, मैथ्स बैकग्राउंड वाले या सी सैट में जिनकी पकड़ अच्छी थी, वो लोग बड़ी आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे और मेंस में थोड़ी बहुत मेहनत करते थे और एग्ज़ाम निकाल लेते थे। अब इसको काउंटर करने के लिए, और हिंदी मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। 2013 ऑनवर्ड्स नया पैटर्न आया गया, फिर सी सैट का जो दबदबा था धीरे धीरे कम कर दिया गया, सी सैट को क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया, और ये क्वालिफाइंग ही इसका रोल रहता था कि ठीक है 33% लाओ और जीएस पे फोकस करो, आगे बढ़ जाओ। बट अब तो कहानी चेंज हो गई है। अब कहानी कुछ इस तरीके की हो गई है कि सी सैट में 33% लाना ही काफ़ी लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई रेड अ कमेंट, एक मैसेज आया था टेलीग्राम पे। अ स्टूडेंट सेड कि मेरा सी सैट की वजह से नहीं क्लियर हो रहा, आई एम शॉक्ड बिकॉज सी सैट मेरे को लगा नहीं कभी मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगा कि पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछ लेते हैं, मैं आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ही सेड आई एम फ्रॉम मैथ्स ऑनर्स, और मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग है, क्वांट रीजनिंग इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद सी सैट नहीं क्लियर हुआ। तो अगर ऐसी बात होती कि 100 110 लाने होते सी सैट में और वहाँ पे नहीं क्लियर हुआ, तो समझ में आ सकता है, ठीक है। बट समवन हु इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और उसका अगर 33% भी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो है कॉम्प्रीहेंशंस। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कॉम्प्रीहेंशंस में ही प्रॉब्लम नोटिस की है, और कॉम्प्रीहेंशंस की वजह से ही स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर नीचे रखा है सी सैट में। अब इसके लिए जो लोग सी सैट में कम स्कोर कर रहे थे, आपको ना कुछ आउट ऑफ द ब्लू डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्वांट वीक है, मैथ्स वगैरह वीक है, तो वो तो चलो आप प्रैक्टिस करोगे ही। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कि कॉम्प्रीहेंशन की वजह से डूब रहे हैं और कम अटेम्प्ट कर रहे थे सी सैट में, ये सोच के कि यार कॉम्प्रीहेंशन में तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, और इसमें अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारा ना मार्क्स ख़राब हो रहे हैं। उनको ये करना पड़ेगा कि आप हर महीने एटलीस्ट 2 दिन कॉम्प्रीहेंशन को दो। आप देखो, इसमें आप 10-15 दिन लगा नहीं सकते हो, बिकॉज फिर वही काम होगा कि सी सैट में तो क्वालिफाई कर लोगे, बट मार्क्स तो जीएस में लेके आने हैं अगली बार प्रीलिम्स में। तो अगर आपको सी सैट पे ध्यान देना है तो महीने में 2 ही दिन दो, और उससे आपका काम बड़ी आराम से हो जाएगा। आपको फोकस वही करना है जो आप हमेशा करते आ रहे हो कि अपना जीएस पे फोकस करो, मेंस पे फोकस करो, ऑप्शनल पे करो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दो, प्रोसीजर वही रहेगा। लेकिन जो कमी सी सैट में आ रही है उसके लिए आपको महीने में से 2 ही दिन देने हैं। और ये 2 दिन देने का पर्पज़ ये होता है कि आप उस जोन में रहो, आप उस फ्लो में रहो कि आप कॉम्प्रीहेंशंस को रेगुलरली देख रहे हो और उसकी बेसिस पे आप आगे बढ़ रहे हो। देखो, सी सैट तो चलो हो गया है। अब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि 80 85 88 की रेंज में स्कोर कर रहे थे, नहीं हुआ, डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज लास्ट ईयर कट ऑफ 87.5 थी। इस बार मुझे भी लग रहा था कट ऑफ 84 85 जाएगी, मतलब 90 से कम ही रहेगी, और वो तो नहीं हुआ है। अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? आपको कुछ नायाब करने की ज़रूरत है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम दिल्ली चले जाएँ, दिल्ली जाके प्रिपरेशन कर लें, हम तो बाहर हैं, लेकिन हमारा स्कोर 88 90 92 तक आया, नहीं हो पाया किसी रीज़न से, क्या हम दिल्ली जाके प्रिपरेशन करें? अब व्हेन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स, आप प्रीलिम्स क्लियर करने की कगार पे हो, उसका मतलब यू आर डेफिनेटली अ डिजर्विंग कैंडिडेट।
दिल्ली जाना, दिल्ली ना जाना या कुछ नया करना या अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ही वाइप ऑफ करके फिर से शुरू करना, ये सब चीज़ें तब की जाती हैं जब आपका स्कोर 20, 30, 40 के आसपास हो। जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, अब आपको नया कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ऑन दी वर्ज ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स हो और ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जो करते आ रहे हो उसी को करो। जो आपके 10, 15, 20 मार्क्स की जो कमी रह गई है उसको ठीक करने के चक्कर में जो आपने 85, 90 तक आने की जो मेहनत है उसको ख़राब नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि क्या हमें प्रीलिम्स के चक्कर में अभी हम परेशान हो चुके हैं, 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा, मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है, क्या हम प्रिपरेशन ही छोड़ दें? अब ये मैं कोई होता नहीं हूँ आपको बताने वाला कि प्रिपरेशन आपको करनी है कि नहीं करनी है, और मैं इस बात पे भी आपको जज नहीं कर सकता हूँ कि आपके अंदर जज्बा नहीं है, बिकॉज 4 साल प्रिपरेशन करने के बाद अगर कोई एक पड़ाव पार नहीं हो रहा है तो उसमें निराशा होती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो निराशा परमानेंट है। आपको 8-10 दिन छुट्टी मनानी है, 8-10 दिन कुछ मत करो, बिल्कुल ही पढ़ाई मत करो, अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ कहीं पे, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, पेट के साथ टाइम स्पेंड करो, और आपको बिंज वॉच करनी है कोई सीरीज़ वो करो। 8-10 दिन पढ़ाई से दूर चले जाओ। अब जब 8-10 दिन बीत जाएंगे, आपका जो गुस्सा है अपने ऊपर ये शांत हो जाएगा, आपकी जो निराशा है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब उस सेंस में आप एक लॉजिकल डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज अभी आप इमोशंस के आपके ऊपर हावी हो पा रहे हैं और इमोशंस के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो कि अरे छोड़ो यार, हटाते हैं इसको। बट जब ये इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे और आप एक लॉजिकल और सेम डिसीजन लेने की सिचुएशन में होगे, यू वुड ऑटोमेटिकली गेट दैट वॉइस फ्रॉम विद इन कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन और नॉट। अगर करना है तो फिर आप वही अपना तरीका अपनाओगे। अगर आपके मन से आवाज़ आ रही है कि नहीं प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, तो आपको ये भी आवाज़ आएगी कि इसके अलावा क्या करना है, आगे क्या करना है। और अगर आप मेहनती हो, अगर आपके अंदर जज्बा लाइफ में कुछ करने का है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो कुछ और हो, आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। पॉइंट ये है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। वो आइडेंटिफिकेशन तभी होगी जब आपका मन शांत होगा। अभी आपका मन शांत नहीं है, अभी आपको उतल पुतल मन हो रखा है कि अरे यार ये तो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, हर साल की बात हो गई है, या एज हमारी प्रॉब्लम दे रही है, हमें आगे कुछ और करना है, अभी डिसाइड करना पड़ेगा, शादी करने की उम्र आ गई है, या अभी वी आर टू यंग और अभी हमने 2-3 साल बर्बाद कर दिए तो शायद कहीं जॉब नहीं मिलेगी, हमें मास्टर्स कर लेनी क्या। ये सारे सवाल जायज़ हैं, इनको नकारो मत, लेकिन इनके जवाब तभी देना जब आपका मन शांत हो। दैट वुड हैपन ओनली व्हेन यू स्पेंड 8 to 10 days आउट ऑफ द प्रिपरेशन। उसके बाद जब आप वापस आओगे आपको सीधा जवाब मिलेगा कि नहीं, मैं तो 1 साल और तैयारी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आई थिंक आई कैन डू दिस, आई वॉज ऑलमोस्ट देयर, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए। कैसे करनी है उसके लिए लॉजिकल डिसीजन लेना है। दूसरी बात यह है कि जब आप प्रिपरेशन को अगर दोबारा स्टार्ट कर रहे हो अपनी, तो उसमें आपको बिल्कुल लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप पहले अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी है। फिर से प्रीलिम्स का पेपर उठाओ, फिर से उसको सॉल्व करो, अपनी गलती आइडेंटिफाई करो कि एग्जाम में क्या गलत किया था, क्या चीज़ें नहीं पता थी। जैसे मॉक टेस्ट के पेपर एनालाइज करना मैंने सिखाया है, वैसे ही प्रीलिम्स के पेपर को भी एनालाइज करो। एनालाइज करते वक्त अगर आपने अपनी गलतियों को सही से आइडेंटिफाई किया तो पहले उन पे काम करो 1-2 महीना। वाइल यू आर डूइंग दिस यू मस्ट मेक श्योर दैट इफ़ यू वर स्कोरिंग अबव 85, 90, 95 वाली रेंज में थे और किसी रीज़न से अगर नहीं क्लियर कर पाए हो, तो आपको यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग तो ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन दी वर्ज ऑफ क्रैकिंग प्रीलिम्स, तो आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर 1 साल नहीं लगाओगे, आपको अपना मेंस भी स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज प्रीलिम्स तो अगले साल अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर मेंस में रह जाओगे। आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। जब मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करो, अपने स्टैटिक जो पोर्शन है उसके नोट्स तैयार करो मेंस के लिए, ताकि आपके पास हैंडी नोट्स हो अगले साल और फिर से ये प्रॉब्लम आपको ना आए। उसके साथ साथ अपने ऑप्शनल के लिए अच्छे से भी तैयारी कर लो। अगर अगले साल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अभी टेस्ट सीरीज़ कर लोगे ऑप्शनल की और फिर जब बाद में ज़रूरत पड़ेगी आपको तब आप फिर लटक जाओगे। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप मेंस अभी ये वाला जब हो जाएगा उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप 2-3 महीने में निपटोगे ऑप्शनल की तैयारी के साथ, उसके बाद फिर आपको प्रीलिम्स के लिए आना पड़ जाएगा, तो आपकी मोमेंटम बनी रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इतना पैसा खर्चा नहीं करना है और आई वांट टू बी श्योर वेदर आई एम क्लियरिंग प्रीलिम्स और नॉट, और उसके बाद डिसीजन लूँगी या लूँगा,
उस केस में आप ये कर सकते हो कि अपने ऑप्शनल की तैयारी करते रहो, कहीं खर्चा मत करो, और आप इवेंचुअली जब अगले साल का प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद अपना ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो कर लो, व्हेन यू आर श्योर कि आप इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। इस तरीके से अपने पैसे को बचाओ। एक्सपेंडिचर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा मत करो। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हो, खुद से करो। अगर आपका स्कोर बहुत कम आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, शायद मेरा तरीका ही गलत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अलग अलग तरीक़ों से उस हेल्प को आइडेंटिफाई और एक्सप्लोर कर सकते हो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपको किस लेवल की हेल्प चाहिए। क्या आपको फाउंडेशनल कोर्स चाहिए? क्या आपको एक क्लासरूम वाला प्रोग्राम चाहिए ऑफलाइन, जहाँ पे आप बैठ के तैयारी कर सको? या आपको सिर्फ एक बेसिक गाइडेंस या हेल्प चाहिए कि मुझे नोट्स कोई प्रोवाइड कर दे, मुझे बता दे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं खुद से कर लूँगा, सही मटेरियल मेरे हाथ में लग जाए और मुझे इंटरनेट पे सर्च करके मटेरियल डाउनलोड करके ना पढ़ना पड़े, बिकॉज़ वहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर देते हो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शायद आपको ना मिली हों या आपको मिल गई हों, लेकिन आपने सही तरीके से उसको नहीं पढ़ा हो, या आपको जब सही टाइम पे किसी की हेल्प चाहिए थी, गाइडेंस चाहिए थी, मेंटरशिप चाहिए थी, तब आपके पास कोई इंसान अवेलेबल नहीं था जो कि आपको सही टाइम पे सही रास्ता दिखा सके। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल के सोर्सेज हैं, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं ऑफलाइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन, बहुत सारे अच्छे फैकल्टी हैं जो कि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मार्केट में बहुत सारे बुरे फैकल्टीज़ भी हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें गलत तरीके से पढ़ाते हैं, जो कि आपको गुमराह भी करते हैं, जो कि आपसे छोटी छोटी चीज़ें कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 10-15 हज़ार 20,000 रुपये पढ़ ले लेते हैं कि आओ आपको सिर्फ ये बताएंगे न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना होता है और 15,000 दे दो। अपना पैसा वहाँ खर्चा करो जहाँ पे आपको लगता है कि वो जायज़ है। कोई अफोर्डेबल प्राइस में आपको सही चीज़ अगर मिल रही है, वहाँ पे अपना खर्चा करो। मैंने अपने अभी टेलीग्राम चैनल पे, समझो कि टेलीग्राम चैनल पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए पोस्ट लिखी है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि आपको यूपीएससी की तैयारी में कैसे अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि यू वुड गो बैंकरप्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, या पेरेंट्स से अनलिमिटेड पैसा लेते रहोगे और जब बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके होते हो तब निराशा ज़्यादा होती है फेलियर की, क्योंकि एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है और करियर में दिक्कत आ रही है, उम्र भी आगे बढ़ती जा रही है, ऊपर से पैसा इतना खर्चा कर दिया है कि आप किसी और तरीके से इस प्रिपरेशन को शेप अप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी, यू हैव टू मैनेज इट प्रॉपरली इन अ वे दैट कि आपको पता हो कि अगले 3 साल में इस पैसे को कैसे खर्चा करना है, आपका बजट क्या है और उसको कैसे एलोकेट करना है। ये नहीं कि 1.5 लाख रुपए कोचिंग सेंटर ने मांग लिया, आपको सिर्फ ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम थी और आपने 1.5 लाख रुपए कोचिंग सेंटर को पकड़ा दिए, वो तो बेवकूफ़ी है। बाकी सब्जेक्ट्स की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और आप ये भी आइडेंटिफाई करो कि क्या आप क्लासरूम प्रोग्राम में अगर जा रहे हो किसी कोचिंग के, रिनाउंड कोचिंग के, और वहाँ पे जाके ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, या कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर अच्छे नहीं हैं, या कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं, या नोट्स अच्छे से नहीं देते हैं, या आप किसी रीज़न से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको ऑनलाइन लेक्चर चाहिए या ऑफलाइन चाहिए। ये सब कुछ बैठ के आपको अपने एक इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अपने पैसे को सेव करके रखो। डोंट स्पेंड इन अ मैनर कि आप 1 साल के अंदर 4 लाख रुपए खर्चा कर चुके हो और फिर अगले साल आपको कोई अच्छा कोर्स आइडेंटिफाई हो जाए, या आपको कोई सस्ता तरीका आइडेंटिफाई हो जाए टू क्रैक द एग्ज़ाम, जैसे कि आपको कोई आंसर राइटिंग के लिए हेल्प चाहिए हो, या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए हो, मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए हो, या शायद आपसे कहे थोड़ा बहुत पैसा कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए ले रहा हो। वहाँ पे आप खर्चा इसलिए नहीं कर पा रहे ये सोच के कि यार पैसे तो है नहीं, तो अब क्या करें। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम एंड मनी इफेक्टिवली। अगर आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को शेप अप करना है और आने वाले टाइम में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ rohitdagar08। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर टेलीग्राम। माई टेलीग्राम हैंडल इज़ ऑल्सो rohitdagar08। समझो कि टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारी कॉमन क्वेरीज एड्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो जो मुझे क्वेरी भेजी हैं और मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए कि इसका सलूशन क्या है, वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका नाम और उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं ब्लर आउट कर देता हूँ, और फिर जो कॉमन क्वेरी होती है उसको एड्रेस कर देता हूँ। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जो कि आप चाहते हो कि बाकी लोगों को ही पता चले, कहीं आपको किसी कोचिंग सेंटर ने ठगा हो, या किसी कोचिंग सेंटर ने आपसे बहुत पैसे लूट लिए हों, या बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद आपको फ़ायदा ना मिला हो, अपनी स्टोरी शेयर करो। उसको हम एक हैशटैग में शेयर करते हैं सभी लोगों के साथ, जिसका नाम है #स्टूडेंट स्टोरीज़। स्टूडेंट स्टोरीज़ के अंदर हम टेलीग्राम चैनल पे सभी चीज़ें डालते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसी प्रॉब्लम आती हैं, किस तरीके से उसका रेजोल्यूशन हो सकता है, कॉमन रेजोल्यूशंस,
उससे आपको शायद हेल्प मिलेगी। सो काम डाउन, रिलैक्स। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर रहे हो, कोई नहीं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हो। स्टेट सिविल सर्विसेज है या और भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं। आप अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करोगे इसके बारे में सोच सकते हो। जो भी करना है 5-7 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद डिसाइड करो। कुछ भी नायाब करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आपको अभी भी चाहिए होगी, आपको अभी भी अपनी बुक्स चाहिए होंगी, आपको अभी भी नोट्स चाहिए होंगे। उसी तरीके से वही सब रिवाइज़ करना होगा, कुछ अलग नहीं करना है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काम डाउन। थैंक यू।